हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आज बताने जा रही हूँ आरआरबी पीओ माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि लास्ट डे मैंने इंटरव्यू तो हर एक चीज़ के प्रोसेस के बारे में मैं बताऊँगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। अभी जो फ़िलहाल आपका इंटरव्यू डेट्स आउट हो गई हैं, तो उसके बाद अब क्या क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद जब आप इंटरव्यू वेन्यू में पहुँचेंगे वहाँ पर जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक वगैरह होगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू का नंबर है, क्या वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि आप इतने, या फिर उसके वहाँ पहुँचने के बाद होता है। ये सब चीज़ें ड्रेस कोड के बारे में और फिर इंटरव्यू के बारे में कि जब आप अंदर एंटर करते हैं इंटरव्यू के लिए तो क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी, जिससे आपको जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे होंगे, जिनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होगा, तो उनको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी और उनको आगे परेशानियां नहीं होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपकी इंटरव्यू डेट्स आउट हो गई, आप कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद आपका जो है वहाँ पर एक लिंक जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि आपकी 10th-12th की मार्कशीट हो गई, कोई सर्टिफिकेट जो आपने अपने कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की होंगी, उनका कोई अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं। और बाकी आपकी ग्रेजुएशन की जो आपके मार्कशीट्स हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की और फाइनल, आप इनको अपलोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर आपसे कहा जाएगा अपलोड करने के लिए। आपको वो अपलोड करना है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे अपलोड करना है जब लिंक आउट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको जो वो प्रिंट आउट होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए हैं उसका एक प्रिंट आउट होगा, उसको आपको प्रिंट करवा लेना है। वो भी लगता है इंटरव्यू के टाइम पे। फिर उसके बाद आपका आता है बारी इंटरव्यू के दिन की। तो उससे पहले मैं ड्रेस कोड बता देती हूँ कि ड्रेस कोड क्या लगता है। ड्रेस कोड में लड़कियों के लिए सबसे पहले मैं बात करूँ, लड़कियों के लिए आप कुर्ती जो कि नी से थोड़ा नीचे की लेंथ की हो, तो लॉन्ग कुर्ती जो होती हैं, इतनी भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं, पर हाँ आपकी डिसेंट कुर्ती लगनी चाहिए जो कि, और कलर की बात करूँ तो कोई हाई फाई, कोई डार्क कलर नहीं लेना है। कुर्ती जो हो वो लाइट कलर की, उसके साथ आप वाइट लेगिंग। प्लाज़ो की मैं बात करूँ, जो प्लाज़ो पैंट्स होती हैं उनको आप वो मत पहनिएगा, क्योंकि जब आप बैठते हैं चेयर पर तो वो प्लाज़ो पैंट ऊपर उठ जाती है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और तो आप लेगिंग ही पहनिएगा और कुर्ती लॉन्ग, उसके साथ में वाइट दुपट्टा, जो कॉटन का वाइट दुपट्टा आता है। कलर आपकी कुर्ती का डिसेंट सा होना चाहिए, उसमें कोई भी गहरा कलर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रिंट भी नहीं होना चाहिए उसमें, और ज़्यादा उसमें कोई शाइनिंग सितारे वगैरह नहीं होने चाहिए। सिंपल सी कुर्ती होनी चाहिए और उसके साथ में वाइट सिंपल जो प्लेन दुपट्टा आता है कॉटन का, उसे अच्छे, और कपड़े आपके बिल्कुल वेल प्रेस्ड होने चाहिए, अच्छे बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब हेयर स्टाइल की बात करूँ तो हेयर स्टाइल में लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल बालों में तेल लगा के जाइए, चिंपू बन के जाइए, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे भी फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मुझे लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना जो है आप ओरिजिनलिटी को भूल जाएं और बिल्कुल दिखावा करें, ऐसा नहीं करना है। चिंपू बन के जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसा डिसेंट लगना चाहिए कि हाँ आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो आप नॉर्मल अपना सिंपल सा हेयर स्टाइल कर सकते हैं और बालों को पीछे बांध सकते हैं, और पौनी भी कर सकते हैं, चोटी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ऊपर ज़्यादा ब्रेड जो पौनी है आपकी ऊपर उठ के नहीं होनी चाहिए, नीचे आप सिंपल नीचे पौनी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल ब्रेड जो चोटी होती है उसे कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं ऑयल यूज़ करने में, कि आपके बाल अगर ज़्यादा उड़ते हैं या फिर तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए आप ऑयल, हल्का सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं बालों पे। और अगर आप अनकंफर्टेबल हैं ऑयल पे, तो आप जैसे नॉर्मल सिंपल सी कंघी कर कर जा सकते हैं। अब आती है शूज़। तो सॉक्स आपके लॉन्ग होने चाहिए, शॉर्ट वाले जो सॉक्स होते हैं वो नहीं। और लेडीज़ जो स्किन कलर के सॉक्स होते हैं वो आप पहन कर जाइएगा लॉन्ग, और उसके साथ में जो ब्लैक कलर की फॉर्मल शूज़, फॉर्मल जो सैंडल्स टाइप आती हैं, ऑफिशियल सैंडल्स आती हैं, उनको पहन कर जाइएगा। और अब बात करते हैं
लड़कों की, तो लड़कों को अपना फॉर्मल जो सूट्स आते हैं वो पहनना है। कोई जैसे नेवी ब्लू कलर हो गया, बिल्कुल प्लेन में, कोई डिज़ाइन ना बना हो सूट में, प्लेन सूट, अंदर से वाइट शर्ट पहनिए। और उसके साथ में अगर प्लेन कोई और लाइट कलर की शर्ट हो, उसी को डार्क कलर की शर्ट मत पहनिएगा, लाइट कलर की शर्ट पहनिएगा। और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए वॉच की अगर बात करूँ मैं, तो वॉच बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। कोई भी ये डिवाइस वाली जो टेक्नोलॉजी वाली वॉच नहीं होनी चाहिए। सिंपल जो वॉच आती है वो आप पहन सकते हैं। और लड़कों की कि उनको शेविंग वगैरह का बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल क्लीन शेव होके जाएं, ऐसा नहीं है। आप बस डिसेंट से लगने चाहिए कि आपकी जो दाढ़ी है वो आप सेट कर जाइए, बालों को भी सेट कर जाइए, तो डिसेंट सा लुक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम अगर क्लीन शेव नहीं है तो क्या हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद अब बात करते हैं आगे। ड्रेस कोड हो गया। ड्रेस कोड के बाद अब वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म टाइप एक दिया जाता है, एक पेपर दिया जाता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करना है उसके बारे में होता है। कि जैसे नंबर 1 पे कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है, नंबर 2 पे कौन सा डॉक्यूमेंट, ऐसे आपके प्रिंट आउट हर एक डॉक्यूमेंट के होने चाहिए आपके पास अवेलेबल। फ़ोटोग्राफ्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और जैसे 10th का मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, जहाँ तक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने की है तो उसकी भी मार्कशीट ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में आपके ग्रेजुएशन, आपके आधार कार्ड की प्रिंट आउट चाहिए, और आधार कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए। और हाँ, बस यही सब चीज़ें हैं जो आपके। और हाँ, आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप बोलेंगे कि एप्लीकेशन प्रिंट आउट तो हमने फॉर्म फिलिंग के टाइम में नहीं डाउनलोड किया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज या फिर कल में ऑफिशियल वेबसाइट में आपका एप्लीकेशन रीप्रिंट का ऑप्शन आएगा और आप अपना एप्लीकेशन रीप्रिंट करवा सकते हैं। उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक डॉक्यूमेंट्स आपका प्रिंट आउट, हर एक और ओरिजिनल दोनों होने ज़रूरी है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल भी ज़रूरी है और उनके प्रिंट आउट, ये आप ज़रूर से ज़रूर करवा कर जाइएगा। और फिर आपको सेटिंग ओरिजिनल्स की भी वैसे ही करनी है और प्रिंट आउट की भी वैसे। फिर उसके बाद आपको बायोमेट्रिक, वहीं पर आपको अलग अलग जो भी आपका पैनल होता है वहीं पर बिठाते हैं। अंदर आपका बहुत सारे टेबल्स लगे होते हैं और उधर ही बहुत सारे जो सर होते हैं वो कोई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। बायोमेट्रिक के लिए भी अलग होता है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग पैनल के हिसाब से जो भी आपका पैनल होगा उन्हीं टेबल्स पर आपको बिठा दिया जाता है और आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा जाता है। फिर डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करने के बाद आपको आप जिसका जल्दी डॉक्यूमेंट अरेंज होता है पैनल वाइज वहाँ पर लगा होता है कि इस पैनल का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो पहले बायोमेट्रिक हो जाएगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होता है, इसमें पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि किसका इंटरव्यू पहले होगा किसका बाद में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पैनल के पास भेजे जाते हैं और उसका इंटरव्यू होता है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर एक अंदर एक हॉल टाइप में आपको बिठा, सभी वो अलग अलग पैनल्स के ही कैंडिडेट्स होते हैं लेकिन सबको बिठाया जाता है वहाँ पर। और फिर आपका वेट करने के लिए बोला जाएगा। वेट करने के बाद हर 2 कैंडिडेट्स का नाम लिया जाता है। फिर जो इंटरव्यू रूम है उसके बाहर एक सोफ़ा लगा होता है, वहाँ पर उन एक या फिर 2 कैंडिडेट को बिठा दिया जाता है और वहाँ पर बिठाकर उन्हें वेट करने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ पर जो सर भी होते हैं बहुत सारे, वो भी इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको पहले समझाते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हाँ इंटरव्यू है और बच्चे घबरा रहे होंगे, ये सब चीज़ें। तो वो इतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं। वो बोलते हैं कि अंदर जो सर हैं मैम हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत आराम से इंटरव्यू लेते हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ आपसे भयंकर कुछ नहीं पूछते हैं, आपको बस जो चीज़ें आती हैं उनका हाँ में जवाब देना, जो नहीं आता है आप आसानी, कोई बात नहीं है, आप बोल सकते हैं कि हमें ये रिकॉल नहीं हो रहा है या फिर याद नहीं हो रहा है, ऐसे वो समझाते हैं आपको और आपको इतना अच्छा फील कराते हैं। फिर आपसे जब आप बाहर आते हैं तो आप इंटरव्यू देने के बाद फिर भी आपसे वो लोग पूछते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, तो उनको पता होता है कि बच्चा घबराया हुआ होता है, तो वो वैसे भी बहुत अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है आपके नेम से,
उनके पास फ़ाइल पहले से होती है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास होते हैं, एप्लीकेशन फ़ॉर्म हर एक चीज़ होती है। फिर उसके बाद वो अंदर आपसे वो किसी भी तरह पूछ सकते हैं। मुझसे जैसे पूछा था मैं वो बता देती हूँ कि मुझसे किस तरह पूछा। मुझसे पहले उन्होंने पहले मुझसे मेरा नेम पूछा था। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट ये नहीं कहा था कि आप अपने बारे में बताइए। उन्होंने सिर्फ मुझसे कहा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बता दिया। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मुझसे पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, तो फिर मैंने पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब बात आती है हिंदी या इंग्लिश, इसमें आप नर्वस होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कि ग्रामीण बैंक है, तो अगर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ही बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फॉर्मल, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, कुछ इंग्लिश के वर्ड भी निकल रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो आप ऐसे नॉर्मल, पर हाँ वो रिस्पेक्टेड सर और मैडम है तो आपको उनसे उस तरीके में, उस लहजे में बात करनी है उनसे। तो आप अपने बारे में ये एक्सप्लेन, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या फिर जिस रीजनल लैंग्वेज में, अगर कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, तो उनमें भी इंटरव्यू होता है, तो आप उसमें कर सकते हैं। बहुत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे, इंटरव्यू टफ तब हो जाता है जब वो आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि हम आपसे क्या पूछें। मेरे लिए, क्योंकि हमारा जो पैनल था उसमें सभी कैंडिडेट से यही पूछा गया था कि आप बताइए कि हम आपसे क्या पूछें, ना कि उन्होंने खुद से कुछ भी पूछना शुरू किया था। तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ के जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोलें, किस बारे में बोलें कि वो हमसे पूछें, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसमें भी आपको घबराने के लिए, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है कि आप जो चीज़ें पढ़ कर गए थे आप उनके बारे में बता सकते हैं कि मैं ये पढ़ के गए, फिर ये आप मुझसे, मतलब इन चीज़ों के बारे में मुझे पता है। तो वो उसी हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो जाता है। क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू में ऐसा भी होता है कि वो अपने आप पूछना लग जाते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो क्वेश्चन वो पूछें हमें ना पता हो, तो वो हमारे लिए नेगेटिव मार्किंग का कारण बनेगा। लेकिन उस टाइम पे घबराहट होती है सब, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है कि नहीं घबराना नहीं चाहिए हो, पर लेकिन जिसका सेकंड टाइम इंटरव्यू होगा तो उनको तो चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा घबराहट वाला टाइम ही होता है कि पता नहीं क्या होगा। ये हर एक सवाल आ रहे होते कि कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या होगा। तो पैनल की बात करूँ तो 4 सीनियर सर होते हैं और एक मैम होती हैं। तो जो मैम का काम होता है, हर एक इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि मैम का काम होता है आपको ऑब्जर्व करना, और 4 जो सर होते हैं वो क्वेश्चन, ये नहीं है कि मैम भी क्वेश्चन नहीं पूछती हैं, वो भी क्वेश्चन पूछती हैं, लेकिन वो लास्ट में पूछती हैं। वो सिर्फ आपको देखेंगी और आप अगर उनकी तरफ आई कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको देखकर हंसेंगी, तो आप थोड़ा अच्छा भी फील कर सकते हैं, नर्वस भी फील कर सकते हैं, क्योंकि वो फुली आपका जो उनका कंसंट्रेशन होता है वो सिर्फ आपके लुक पर होता है कि आपने कैसा ड्रेसिंग सेंस किया हुआ है, आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं, क्या आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ आपके ऊपर होता है। वो आपका सवाल भी, वो सवाल नहीं सुन रही होती, वो आपका सवाल का जवाब देने का तरीका सुन रही होती है कि आप किस तरह से, आप भड़बड़ा तो नहीं रहे हैं, कोई भी आंसर आप दे रहे हैं तो उसमें आप कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। उनका मेन जो मोटिव होता है वो आपको ऑब्जर्व करना होता है। बाकी जो 4 सर होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको आई कांटेक्ट 5 पर रखना होता है कि आप जब भी तो 5 की तरफ देखें और अपना आंसर दें, ये आपका होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पहले जो सर है वो आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। फिर मुझसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे वो बैंकिंग से पूछे गए थे, पर्सनल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरी ग्रेजुएशन और स्टेट से रिलेटेड, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सब बैंकिंग से रिलेटेड मुझसे पूछे गए थे। और वो भी इसी तरह कि बार बार मुझसे यही पूछा जा रहा था कि अब बताइए कि अब हम आपसे क्या पूछें, अब बताइए कि अब हम आपसे क्या पूछें। फिर मेरी हॉबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। यही सब क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए थे। और उसके बाद लास्ट में वो सभी को ही कैंडी देते हैं, चॉकलेट देते हैं और सबको बोलते हैं कि मतलब अच्छा ट्रीट करते हैं। फिर सभी ऐसे ही होता है सबके साथ ही, ऐसा कोई नहीं कि जिसका इंटरव्यू अच्छा गया उसी को कैंडी मिलती है, सबको ही देते हैं वो कैंडी और अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं।
तो लास्ट में मुझसे मैम ने भी दो तीन क्वेश्चंस पूछे थे। बाकी जो इंटरव्यू की मैं बात करूँ, इंटरव्यू में आपको घबराना नहीं होता है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे होते उनका आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको गलत जवाब नहीं देना है। यही आपका जो है मेन परीक्षा होती है कि आप गलत जवाब या फिर झूठ ना बोलें। आप उस चीज़ के लिए ये बोल सकते हैं कि सॉरी सर, सॉरी मैम, अभी मुझको रिकॉल नहीं हो रहा है या फिर इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं घर जाकर इसकी जानकारी ज़रूर से ज़रूर लूँगी या पढ़ूँगी इसके बारे में। ये सब चीज़ें ऐसे आंसर देना होता है जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। तो यही सब चीज़ें जो ध्यान में देनी होती है, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अलग से एक वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बताऊंगी और सोर्स बताऊंगी कि कहाँ से पढ़ें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाई थी और बताया था कि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके 1 हफ़्ते बाद देख लेना, आपका इंटरव्यू ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू डेट दी थी, फिर भी 15 से 20 दिन का टाइम था, 1 महीने का टाइम था इंटरव्यू के लिए। लेकिन इस बार इंटरव्यू बहुत जल्दी हो गया है। जल्दी का मतलब क्योंकि रिज़ल्ट लेट आया है, तो रिज़ल्ट लेट आया तो इसीलिए 1 हफ़्ते के अंदर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। आपका एडमिट कार्ड जैसे रिज़ल्ट आए दूसरे दिन एडमिट कार्ड आ गया है। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जितना टाइम है उसमें अच्छे से जो भी चीज़ करिए, अच्छे से करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे, पहले अपने उनको एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए, क्योंकि आप हर एक चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं। जवाब जो भी आपके मन में किसी भी क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, आंसर, उसे लिखने की कोशिश करिए, तभी आपके दिमाग में बैठेगी वो बात। और बाकी आगे मैं एक और वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड लेके आऊँगी। सो थैंक यू ऑल।